चलिए बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू शुरू करें उससे पहले एपिथेलियम टिश्यू से रिलेटेड एक और छोटा सा लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज ग्लैंड्स। आपके मॉडल में एज इट इज लिखा हुआ है, आप मॉडल को अपने सामने खोल कर रखें ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि मॉडल का और आपके एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हम यहां पर कवर करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इस टॉपिक को विद द डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड्स। आपके मॉडल में आप चेक करें, एज इट इज लिखा हुआ है ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल, ए सेल और एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच सीक्रेट्स केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज ग्लैंड। आम भाषा में समझते हैं बच्चों, कोई भी अकेला सेल हो या फिर बहुत सारे सेल मिलकर अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस मिल्क हो सकता है, टीयर हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, सीबम हो सकता है, ईयर वैक्स हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकता है। आप बस इतना याद रखें बच्चों, कोई भी अकेला सेल हो या फिर बहुत सारे सेल मिलकर जब भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं ग्लैंड। यानी बच्चों, हमने देखा ग्लैंड कहते उसको हैं जो सिक्रेशन करे, और हम जानते हैं सिक्रेशन करना इज अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है बच्चों, दैट इज ऑल द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, ग्लैंड कहते उसको हैं जो सिक्रेशन करता है, और सिक्रेशन करना इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। इसलिए हम कह सकते हैं ऑल द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन हम पढ़ चुके बच्चों, एपिथेलियम भी दो टाइप का होता है, सिंपल या फिर कंपाउंड। तो आपको इन जनरल ये कहना होगा ऑल द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और सिंपल में भी याद कीजिए बच्चों, या तो सिंपल क्यूबॉइडल होगा या फिर सिंपल कॉलमनर होगा, क्योंकि इनका फंक्शन होता है सिक्रेशन। तो कभी कभार क्या होता है बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कुछ सेल्स या फिर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के कुछ सेल्स इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं, इस तरह से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कि वो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करने लग जाते हैं। और ऐसा एपिथेलियम जो कि सिक्रेशन करने लग जाता है, ऐसा एपिथेलियम जो कि ग्लैंड की तरह बिहेव करने लग जाता है, सच एपिथेलियम इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो एनसीईआरटी के उस स्टेटमेंट को कवर करते बच्चों, मैंने यहां लिखा है सम कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और देखिए बच्चों, लास्ट पॉइंट समझ में आ रहा होगा, मैंने आपसे क्या कहा, ऑल द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो तीनों टाइप की जर्मिनल लेयर से ऑरिजिनेट हो सकता है। जब एपिथेलियम टिश्यू तीनों जर्मिनल से ऑरिजिनेट हो सकता है, चूंकि ग्लैंड्स बनती हैं एपिथेलियम टिश्यू की, तो हम कह सकते हैं ग्लैंड्स कैन ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर। बच्चों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर ग्लैंड तीनों से बनेगी, नहीं बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू तीनों टाइप के जर्मिनल लेयर से ऑरिजिनेट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ग्लैंड्स भी तीनों टाइप की जर्मिनल लेयर से ऑरिजिनेट हो सकती हैं। यानी कि हमारे पास वो ग्लैंड्स भी हैं जो कि एक्टोडर्म से ऑरिजिनेट होती हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल्स में हमने यहां पर स्वेट ग्लैंड को मेंशन किया है, आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इनका ऑरिजिन भी एक्टोडर्मल होता है। हमारे पास ऐसी ग्लैंड्स भी मौजूद हैं जो मेसोडर्म से ऑरिजिनेट होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर गॉनेट्स की बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी हैं हमारे पास जो कि एंडोडर्म से ऑरिजिनेट होती हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, ग्लैंड कहते उसको हैं जो सिक्रेशन करे, चूंकि सिक्रेशन करना इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, इसलिए हम कह सकते हैं ऑल द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। चूंकि एपिथेलियम टिश्यू तीनों जर्मिनल लेयर से ऑरिजिनेट हो सकता है, तो हम कह सकते हैं ग्लैंड्स भी तीनों जर्मिनल लेयर से ऑरिजिनेट हो सकती है। अब देखिए बच्चों, इस टॉपिक में हमें ग्लैंड्स को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करना है। बच्चों, पहला जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो तो डेफिनेशन से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी अकेला सेल या फिर बहुत सारे सेल मिलकर अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करते हैं तो हम उसे ग्लैंड कहते हैं। यानी बच्चों, एक सेल भी ग्लैंड की तरह बिहेव कर सकता है, ऑन द अदर हैंड एक सेल्स का ग्रुप जो है वो भी ग्लैंड की तरह बिहेव कर सकता है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन बेसिस है बच्चों वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अगर एक अकेला सेल सिक्रेशन करता है तो सच ग्लैंड इज नोन एज यूनिसेलुलर ग्लैंड, एंड बेस्ट एग्जांपल इज गॉबलेट सेल। वैसे बच्चों एक और एग्जांपल है यहां पर पेनेस सेल, या पढ़ेंगे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में पेनेस सेल्स पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड बच्चों, जब बहुत सारे सेल मिलकर अगर केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करते हैं, सच ग्लैंड्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। और एग्जांपल में आप बस इतना याद रखें बच्चों, गॉबलेट सेल और पेनेस सेल्स को छोड़कर
बाकी जितनी भी ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में वो किस में आती हैं? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी बच्चों वो है फिगर्स एसोसिएटेड विद बोथ दीज टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। देखिए बच्चों यहां पर हमने यूनिसेलुलर ग्लैंड का एक फिगर ड्रॉ किया है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एक फिगर ड्रॉ किया है। मैं इसलिए इनको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि बच्चों ये दोनों ही फिगर आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 102 के फिगर नंबर 7.2 का पार्ट ए और पार्ट बी है। तो ये हमने ग्लैंड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अगला जो बेसिस हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं बच्चों वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन। तो आप इसको ध्यान सुनिए बच्चों, ग्लैंड है तो सिक्रीशन तो करेगी, लेकिन वो अपने सिक्रीशन को अपने टारगेट ऑर्गन तक किस तरह से पहुंचाती है? क्या उसके पास डक्ट है? अगर डक्ट नहीं है तो और किस तरह से पहुंचाती है? बच्चों ग्लैंड है तो सिक्रीशन तो होगा, लेकिन वो अपने सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक किस तरह से पहुंचाती है, उस बेसिस पर हम ग्लैंड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द लास्ट वन इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपने सुना भी होगा बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी बच्चों ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें सिक्रीटरी डक्ट एब्सेंट होती हैं। यानी इन ग्लैंड्स में सिक्रीटरी यूनिट तो होगी जहां पर वो अपना सिक्रीशन बनाएंगी, लेकिन डक्ट नहीं होने की वजह से ये ग्लैंड्स अपने सिक्रीटरी प्रोडक्ट को उसी फ्लूइड में ट्रांसफर कर देती हैं, उसी फ्लूइड में सिक्रीट कर देती हैं जिस फ्लूइड में ये खुद बात करती हैं बच्चों। इसलिए आपकी एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है दीज ग्लैंड्स सिक्रीट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। और बच्चों फिर वो फ्लूइड से जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ब्लड से होता हुआ किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाया करता है। आपको बस इतना याद रखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड इन विच दे आर बाथिंग, या फिर बच्चों आम भाषा में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। और आपको पता होगा बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो सिक्रीशन होता है उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो पूरा एक चैप्टर आप अलग से पढ़ते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल्स कई सारे हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये सब किसका एग्जांपल है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्लैंड्स दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों ये वो ग्लैंड्स हैं जिनमें सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होती हैं, यानी ये अपने सिक्रीशन को डक्ट की मदद से टारगेट तक पहुंचा दिया करती हैं। और इनके सिक्रीशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे कि सलाइवा हो सकता है, मिल्क हो सकता है, टीयर हो सकता है, सीबम हो सकता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हो सकते हैं। तो इनके कई सारे एग्जांपल होंगे जैसे कि लैक्राइमल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स और कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी दैट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। बच्चों इन ग्लैंड्स को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है और नाम से पता चल रहा है बच्चों ये ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनके पास दोनों मोड ऑफ सिक्रीशन पाए जाते हैं, यानी ये अपने सिक्रीशन को डक्ट की मदद से भी ट्रांसफर कर सकती हैं या फिर साथ ही साथ ये उस फ्लूइड में डाल सकती हैं जिसमें ये बात करती हैं ताकि ब्लड से होता हुआ इनका सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए। तो अब इतना याद रखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ exocrine and endocrine part constitutes a heterocrine gland and the best example is pancreas। कई बार एग्जांपल में आता है, आपको याद रखना है बच्चों द बेस्ट एग्जांपल इज पैनक्रियाज। आपने पढ़ा भी होगा जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है वो तो एंडोक्राइन पार्ट होता है जो कि हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और जो एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज वाला पार्ट है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। तो ये हमने ग्लैंड्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिक्रेटरी डक्ट। चलिए बच्चों लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। यानी बच्चों ग्लैंड है तो सिक्रीशन तो करेगी, पर वो अपने सिक्रीशन को जो कर रही है आखिर उसका नेचर क्या है बच्चों? हो सकता है इनका सिक्रेटरी प्रोडक्ट बहुत ही पतला हो यानी बहुत डाइल्यूट हो, या फिर वो प्रोडक्ट बहुत ही गाढ़ा हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है। तो इनका जो सिक्रीशन होगा वो कैसा है? वो डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है?
वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, उस बेसिस पर हम ग्लैंड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्राइन, ऑल्सो नोन एज मीरोक्राइन, द सेकंड वन इज एपोक्राइन एंड द लास्ट वन इज होलोक्राइन ग्लैंड। तो ये बच्चों वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एक्राइन ग्लैंड्स। आप ध्यान से देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है ग्लैंड कोई सी भी हो बनेगी एपिथेलियम टिश्यू की। तो देखिए हमने इन ग्लैंड्स में हमने एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग को यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए बच्चों, एक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट को सेल के अंदर बनाती हैं, और जब सिक्रीट करने की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ सिक्रेटरी प्रोडक्ट को सेल के बाहर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो इतना याद रखेंगे, ये ऐसी ग्लैंड हैं जो अपने सिक्रीशन को सेल के बाहर कर देती हैं, यानी एक्सोसाइटोसिस करती हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। यानी खास बात ये बच्चों, ये ऐसी ग्लैंड है जिनके सिक्रीशन में सेल का कोई भी कंपोनेंट साथ में रिलीज नहीं किया जाता है, इवन नॉट द साइटोप्लाज्म। तो इतना याद रखेंगे, ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनके सिक्रीशन में सेल का कोई भी कंपोनेंट सिक्रेट नहीं होता है। सच ग्लैंड्स आर नोन एज एक्राइन ग्लैंड्स। और देखिए बच्चों, जब साइटोप्लाज्म उस सिक्रीशन में मिक्स नहीं होगा तो इनका जो सिक्रीशन होगा वो बिल्कुल प्योर होगा और बिल्कुल डाइल्यूट होगा। तो इनका सिक्रीशन वाटरी फ्लूइड की तरह देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज स्वेट ग्लैंड्स। आप जानते हैं बच्चों, जो पसीने की बूंद निकलती है बिल्कुल पानी की तरह होती हैं। तो इतना याद रखेंगे, ऐसी ग्लैंड जिनके सिक्रीशन में साइटोप्लाज्म या सेल का कोई भी कंपोनेंट साथ में सिक्रेट नहीं होता है, इनका सिक्रीशन बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल डाइल्यूट होता है, वाटरी सिक्रीशन होता है। सच ग्लैंड्स आर नोन एज एक्राइन ग्लैंड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ध्यान सुनिए बच्चों, एपोक्राइन ग्लैंड। बच्चों, एपो वर्ड का मतलब ही हो गया एपिकल पार्ट। तो आप ध्यान समझें, इन ग्लैंड्स को जिस चीज का सिक्रीशन करना होता है, पहले ये अपना सिक्रेटरी प्रोडक्ट बनाती हैं सेल के अंदर, फिर उस सिक्रेटरी प्रोडक्ट को सेल के एपिकल पोर्शन में स्टोर करती हैं, और जब सिक्रीट करने की बारी आती है बच्चों, तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट में जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है इन द फॉर्म ऑफ एपिकल पोर्शन ऑफ द सेल, वो शेड होकर सिक्रीशन के साथ चला जाता है। तो इतना याद रखेंगे, ऐसी ग्लैंड जिनके सिक्रीशन में सेल का एपिकल पोर्शन साथ चला जाए, सच ग्लैंड्स आर नोन एज एपोक्राइन ग्लैंड। और मैंने कहा बच्चों आपसे, यहां पर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म की मिलावट हो रही है, तो इनका जो सिक्रीशन होगा वो मीरोक्राइन ग्लैंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होगा, थोड़ा सा इंप्योर माना जाएगा। वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल इज मैमरी ग्लैंड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड। बच्चों, इसको आप ध्यान सुनेंगे, होलो वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स कंप्लीट और एंटायर। तो इन ग्लैंड्स को जिस चीज का सिक्रीशन करना होता है, पहले ये सिक्रेटरी सेल में अपने सिक्रीशन को बनाती हैं बच्चों, और जब रिलीज करने की बारी आती है तो पूरा का पूरा सेल, आप डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, द एंटायर सेल इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। तो ऐसी ग्लैंड जिनके सिक्रीशन में कंप्लीट सेल सिक्रीट हो जाता है, सच ग्लैंड्स आर नोन एज होलोक्राइन ग्लैंड। और बच्चों, जब सिक्रीशन में पूरा का पूरा सेल ही चला जाएगा तो उस सिक्रीशन में भारी मात्रा में साइटोप्लाज्म की मिलावट देखने को मिलेगी, तो इनका सिक्रीशन सबसे ज्यादा इंप्योर होगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो एक बार हम समराइज करते हैं बच्चों, ग्लैंड्स को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, यूनिसेल्युलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल एंड पेनिस सेल, एंड मल्टी सेल्युलर ग्लैंड। फिर हमने बात करी बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें सिक्रेटरी डक्ट होगी और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सिक्रीशन करती हैं, सच ग्लैंड्स आर नोन एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जांपल्स में है पेनक्रियाज एंड गॉनेट्स। और लास्ट में हमने ग्लैंड को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। अगर सिक्रीशन बहुत ही प्योर है, डाइल्यूट है, वाटरी है, तो एक्राइन ग्लैंड्स। बेस्ट एग्जांपल इज स्वेट ग्लैंड। अगर सिक्रीशन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है, थोड़ा सा इंप्योर है, एपिकल पोर्शन टूटकर जाता है, तो एपोक्राइन ग्लैंड। वन एग्जांपल जो हमने याद किया दैट इज मैमरी ग्लैंड। और अगर कंप्लीट सेल टूटकर चला जाएगा, सिक्रीशन बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल इंप्योर हो जाएगा, सच ग्लैंड विल बी नोन एज होलोक्राइन ग्लैंड्स। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज सीबेशियस ग्लैंड। आप जानते हैं बच्चों, जो सीबम निकलता है, जो ऑयल निकलता है, काफी गाढ़ा होता है, काफी चिपचिपा होता है। तो और भी एग्जांपल्स यहां पर आप पढ़ सकते हैं आपके मॉड्यूल से, जैसे कि मीबॉमियन ग्लैंड एंड जीज ग्लैंड एसोसिएटेड टू आवर आईज। तो बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू के साथ
लास्ट टॉपिक हम यहां पर कंक्लूड करते हैं, दैट इज ग्लैंड्स। सो दिस इज द एंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। After completing epithelium tissue, now moving on to the second type of animal tissues, that is connective tissue। तो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 102 के सबसे लास्ट पार्ट पर, जहां पर हेडिंग लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। तो शुरुआत करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की एनसीईआरटी के पहले और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से। आप ध्यान सुने बच्चों, connective tissues are the most abundant and most widely distributed tissues present in the body of all the complex animals। I repeat बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, connective tissues are the most abundant and most widely distributed tissue in the body of all the complex animals। अब बच्चों एनसीईआरटी के ही सेकेंड पॉइंट को कवर करते हैं, ध्यान सुनेंगे। आखिर कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया? तो आपको याद होगा बच्चों, जब हमने डिवीजन ऑफ लेबर की स्टडी की थी, तब कनेक्टिव टिश्यू के 3 मेजर फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। ये कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो देखिए बच्चों, एक फंक्शन क्या है? ये कनेक्ट करता है, यानी चीजों को जोड़ता है, उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करवाता है। तो एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, लिंक करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। Now moving on to the next point related to origin of connective tissue। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन एम्ब्रायनिक मेसोडर्म से होता है। अगर आपको याद हो बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू एकमात्र ऐसा टिश्यू था जो तीनों टाइप की जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन पूरा का पूरा मेसोडर्म से होता है। और बच्चों, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होने की वजह से ओ हर्टविग ने कनेक्टिव टिश्यू को एक नाम दिया था, दैट इज मेसेनकाइम। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन विद द कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, कनेक्टिव हम बाद में बनाएंगे, पहले हम क्या बनाएंगे? टिश्यू। और याद कीजिए, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये टिश्यू है, टिश्यू है, इसका मतलब यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। दूसरा, उन सेल्स को सपोर्ट देने के लिए, उनको आपस में जोड़कर रखने के लिए उनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स भी होगी। पर बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की खास बात यह है, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में कुछ प्रोटीन फाइबर्स भी सस्पेंडेड होते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे बच्चों, किसी भी टिश्यू को अगर आप ट्रू कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हैं तो वहां पर 3 चीजें होनी चाहिए, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। अब देखिए बच्चों, ये तो हैं कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू बनता कैसे है। तो मेरे साथ जुड़ेंगे बच्चों, बेहद आसान है। कनेक्टिव हम बाद में बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं बच्चों टिश्यू, और टिश्यू का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब आप यहां पर ये कंक्लूजन ड्रॉ ना करें कि कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ 6 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। नहीं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में और भी कई अलग अलग टाइप के सेल हो सकते हैं। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहले मैं आपको नाम बता देता हूं बच्चों, हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, एडिपोज सेल, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। आई रिपीट बच्चों, रफली हम यहां समझ रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, एडिपोज सेल, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। तो इतना याद रखेंगे। सबसे पहले हम 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे। फिर क्या होता है बच्चों, यही सेल्स अपने चारों तरफ, जरूरी नहीं है सारे अलग अलग सेल्स सीक्रेट करें, बस इतना ध्यान सुने, यही सेल्स अपने चारों तरफ हाई एलुरोनिक एसिड नाम के म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना हुआ। बच्चों एक्चुअली में म्यूकोपॉलीसेक्राइड इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो बस इतना याद रखेंगे, सबसे पहले हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स की बात करेंगे, फिर यही सेल्स अपने चारों तरफ हाई एलुरोनिक एसिड नाम के म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना एक चिपचिपा दलदल सीक्रेट करते हैं। और ये जो चिपचिपा दलदल है, सेल्स के बीच में ये जो चिपचिपा दलदल है, इसी को नाम दिया जाता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, या फिर इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स, या फिर इसको कहा जाता है ग्राउंड सब्सटेंस। यानी बच्चों, सेल्स होंगे, यही सेल्स बनाते हैं मैट्रिक्स। फिर खास बात क्या बच्चों, इन्हीं 6 अलग अलग टाइप के सेल्स में से
कोई एक सेल का टाइप होता है जो कि प्रोटीन से बने कुछ फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। वैसे हम 3 टाइप के फाइबर्स पढ़ेंगे बच्चों, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। तो बस इतना याद रखेंगे, यही सेल फिर प्रोटीन से बने कुछ फाइबर्स बनाकर इस मैट्रिक्स में सिक्रीट कर दिया करता है। हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, ए ग्रुप ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल along with intercellular substances that is मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में हम 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन फाइबर्स की बात करते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल, मैट्रिक्स और प्रोटीन फाइबर से मिलकर ये जो टिश्यू आपके सामने तैयार हुआ है, दिस टिश्यू इज नोन एज ए कनेक्टिव टिश्यू। यानी अगर आपसे पूछा जाए बच्चों व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आप कहेंगे सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। अब बच्चों हम इन तीनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द सिंपलेस्ट वन, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस, और ये बनती है पॉलीसेक्राइड, एक मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड दैट इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाई एलुरोनिक एसिड। तो आपको इतना याद रखना है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में हम 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। हमें तीनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करना है। पहला कंपोनेंट हम कवर कर रहे हैं, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इतना याद रखेंगे, हाई एलुरोनिक एसिड नाम के मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना सेल्स के बीच में जो एक चिपचिपा दलदल होता है, उसी को नाम दिया जाता है मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड कंपोनेंट, दैट इज फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, हम यहां पर 3 टाइप के फाइबर्स का डिस्कशन करेंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये तीनों टाइप के फाइबर्स प्रोटीन फाइबर्स हैं, यानी ये प्रोटीन से बने हुए हैं। तो कौन सा फाइबर किस प्रोटीन से बना हुआ है, पहले आप सुन लें बच्चों। कोलेजन फाइबर बनता है कोलाजन प्रोटीन का, वेरी इजी टू रिमेंबर। इलास्टिक फाइबर बनते हैं इलास्टीन प्रोटीन से, और रेटिकुलर फाइबर बनते हैं रेटिकुलिन प्रोटीन से। अब वन बाय वन तीनों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला फाइबर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कोलेजन फाइबर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। द फर्स्ट फाइबर कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर बनता है कोलाजन प्रोटीन का, और एक चीज याद रखेंगे बच्चों, कोलाजन प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी, यानी कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा बच्चों, दैट इज कोलेजन प्रोटीन। आप प्लांट्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं वहां पर बच्चों, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। यहां पर बस इतना याद रखें बच्चों, कोलेजन फाइबर बनते हैं कोलाजन प्रोटीन का। कोलेजन फाइबर्स बच्चों ब्राइट व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं, यानी ये सफेद रंग के फाइबर्स होते हैं, इसलिए इनको शॉर्ट में व्हाइट फाइबर्स भी कहा जाएगा। जैसे कि बच्चों आने वाले टाइम पे हम कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आपके सामने एक नाम आएगा बच्चों, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो वहां पर आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसकी मैट्रिक्स में व्हाइट फाइबर्स यानी कोलेजन फाइबर्स भारी मात्रा में पाए जाएंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर, तीनों हमें डिस्कस करने। मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, हाई एलुरोनिक एसिड नाम के म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना एक चिपचिपा दलदल जिसे हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन फाइबर्स। 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर्स हैं। पहले टाइप का फाइबर है दैट इज कोलेजन फाइबर। आई रिपीट बच्चों, कोलेजन फाइबर बनता है कोलाजन प्रोटीन का। कोलेजन फाइबर जो होते हैं ये ब्राइट व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, कोलेजन फाइबर टफ फाइबर्स होते हैं, दीज आर टफ फाइबर्स। बच्चों कोलेजन फाइबर टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, तभी तो एनसीईआरटी लिखती है कोलेजन फाइबर प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इतने याद रखेंगे, कोलेजन फाइबर बेहद ही मजबूत फाइबर होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, मोटे फाइबर्स होते हैं, थिक फाइबर्स होते हैं। बच्चों कोलेजन फाइबर्स अनब्रांच्ड होते हैं, इनसे किसी प्रकार की शाखा अपीयर नहीं होती है। कोलेजन फाइबर्स में इलास्टिसिटी कंप्लीटली एब्सेंट होती है, यानी कि ये इन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, कोलेजन फाइबर हमेशा वेवी होता है, यानी ये स्ट्रेट नहीं होते। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों, कोलेजन फाइबर वेवी नेचर के होते हैं। पर खास बात ये बच्चों,
कोलेजन फाइबर कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, ये जब भी मिलते हैं ये हमेशा बंडल की फॉर्म में मिलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहां पर हमें कई सारे व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर के बंडल नजर आ रहे हैं। तो आप याद रखेंगे बच्चों, कोलेजन फाइबर्स हमेशा बंडल की फॉर्म में अरेंज होते हैं और कोलेजन फाइबर के बंडल को नाम दिया जाता है फैसिया। तो एक बार रिपीट करते हैं बच्चों, कोलेजन फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन से बनते हैं। ये व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है, वेवी होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, हमेशा बंडल में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, कोलेजन फाइबर्स को जब हम बॉयल करते हैं तो इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, जिलेटिन में। तो इतना याद रखेंगे, कोलेजन फाइबर्स ऑन बॉइलिंग दे यील्ड जिलेटिन। एक्चुअली बच्चों जिलेटिन जो होता है वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस यानी फ्लेवरलेस एक फूड इंग्रेडिएंट होता है जो कहीं ना कहीं जेलिंग एजेंट के तौर पर काम आता है। तो इतना याद रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट फाइबर दैट इज कोलेजन फाइबर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ फाइबर दैट इज इलास्टिक फाइबर। बच्चों इतना याद रखेंगे, इलास्टिक फाइबर बनते हैं इलास्टिन प्रोटीन से। ये बनते हैं इलास्टिन प्रोटीन से। कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर के होते हैं, ऑन द अदर हैंड इलास्टिक फाइबर्स येलो कलर के फाइबर्स होते हैं, जिन्हें आने वाले पार्ट में जैसे हम पढ़ेंगे बच्चों येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो वहां पर आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स यानी इलास्टिक फाइबर्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इतना याद रखेंगे, इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन के बनते हैं, ये येलो कलर के फाइबर्स होते हैं। बच्चों नाम से पता चल रहा है ये इलास्टिक फाइबर है, यानी कि इनमें इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम इलास्टिसिटी इन फाइबर्स में देखने को मिलती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान सुनिए बच्चों, कोलेजन फाइबर्स मोटे होते हैं, थिक होते हैं, उनके कंपैरिजन में ये थोड़े से पतले होते हैं। कोलेजन फाइबर जो होता है बच्चों वो अनब्रांच्ड होता है, जबकि इलास्टिक फाइबर जो होता है वो स्लाइटली ब्रांच्ड होता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, कोलेजन फाइबर हमेशा बंडल में पाए जाते हैं, जबकि इलास्टिक फाइबर हमेशा सिंगली अपीयर होते हैं, यानी हमेशा अकेले मिलते हैं। तो यहां पर हमने लिखा भी है बच्चों, इलास्टिक फाइबर्स स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं और यह हमेशा अकेले पाए जाते हैं। एक और पॉइंट समझे बच्चों, कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो मजबूत फाइबर्स होते हैं, जबकि इलास्टिक फाइबर्स टिकाऊ फाइबर्स होते हैं, ये स्टेबल फाइबर्स होते हैं। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, यानी बच्चों केमिकल्स का इन पर आसानी से असर नहीं होता है। और बच्चों ये इतने स्टेबल होते हैं कि अगर आप इनको बॉईल भी करेंगे तो शायद इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ये जिलेटिन में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो एक बार समराइज करते हैं बच्चों, कोलेजन फाइबर्स व्हाइट कलर के होते हैं, इलास्टिक फाइबर येलो कलर के होते हैं, वो अनब्रांच्ड होते हैं, ये स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं, वो हमेशा बंडल में पाए जाते हैं, ये हमेशा अकेले पाए जाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी कंप्लीटली एब्सेंट होती है, ये हाईली इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, वो बॉयल होने पर जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जिलेटिन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो हाईली स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ये हाईली स्टेबल फाइबर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक फाइबर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ फाइबर दैट इज रेटिकुलर फाइबर्स। तो पहला पॉइंट बच्चों, रेटिकुलर फाइबर बनता है रेटिकुलिन प्रोटीन का। अब बच्चों कलर की अगर हम बात करें, कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर के होते हैं, इलास्टिक फाइबर येलो होते हैं, जबकि बच्चों रेटिकुलर फाइबर्स कलरलेस फाइबर होते हैं। और बच्चों ये बेहद पतले होते हैं, बेहद नाजुक होते हैं, हाईली डेलिकेट फाइबर्स होते हैं। अब खास बात क्या बच्चों, इनको देखने के लिए आपको इनको सिल्वर कलर की डाई से या सिल्वर सॉल्ट से स्टेन करना पड़ता है, तब जाकर ये विजुअलाइज होते हैं, यानी हम कह सकते हैं दीज आर सिल्वर लविंग फाइबर्स। ये ऐसे फाइबर्स हैं जो कि सिल्वर कलर के लिए एफिनिटी शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज अर्जाइरोफिल फाइबर। बच्चों अर्जाइरो वर्ड का मतलब यहां रिलेटेड टू सिल्वर है और फिल का मतलब है लविंग यानी एफिनिटी शो करना। तो इतना याद रखेंगे, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, सिल्वर डाई से स्टेन करने पर ये नजर आते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान सुनेंगे, कोलेजन फाइबर अनब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक फाइबर स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं, जबकि रेटिकुलर फाइबर्स हाईली ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रेट वर्ड का मतलब ही होता है हाईली ब्रांच। तो इतना याद रखेंगे, द हाईली ब्रांच्ड फाइबर्स आर रेटिकुलर फाइबर। और बच्चों इनकी ब्रांचेज डेंस नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना याद रखेंगे, दीज आर हाईली ब्रांच्ड फाइबर्स विच ऑलवेज फॉर्म डेंस नेटवर्क। और एक और खास बात बच्चों,
रेटिकुलर फाइबर्स भी हमेशा अकेले पाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग रेटिकुलर फाइबर्स मोस्टली हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन हुआ, जैसे कि लिम्फ नोड्स हुए, जैसे हम बात करें पेयर्स पैचेस की। इसलिए बच्चों इनको लिम्फॉइड फाइबर्स भी कहा जाता है। एक बार यहां तक समराइज करते हैं बच्चों, किसी भी टिश्यू को अगर आप ट्रू कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हैं तो उसमें हम 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। हाई एलुरोनिक एसिड नाम के म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना एक चिपचिपा दलदल होगा जिसे हम नाम देंगे मैट्रिक्स, या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस, या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। उस मैट्रिक्स में हम 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर्स के बारे में बात कर सकते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। चलिए बच्चों कनेक्टिव टिश्यू के लास्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया बच्चों कनेक्टिव टिश्यू में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर उन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, एडिपोस सेल, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। तो इतना याद रखेंगे बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आपके मॉड्यूल के सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। पहला और बेहद इंपॉर्टेंट सेल जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो देखिए बच्चों इतना आपको याद रखना है, these are the largest cells of the connective tissue, these are the most abundant cells of the connective tissue। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स की बात करेंगे, उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल। उन 6 में से जो सबसे बड़े साइज के होते हैं वो कौन से होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल। आई रिपीट बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में हम 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला सेल है फाइब्रोब्लास्ट सेल, बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, इतना याद रखेंगे। दीज आर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए बच्चों इनके स्ट्रक्चर की तरफ हम स्टडी करते हैं, आप ध्यान सुनेंगे। फाइब्रोब्लास्ट सेल में कई सारे ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस अराइज हो जाया करते हैं। आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल से कई सारे ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस अराइज हो जाया करते हैं। अब आप खुद मुझे सोचकर बताइए, अगर किसी सेल से कई सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस की ब्रांचेस निकल जाएंगी तो उस सेल का शेप आपको रेगुलर लगेगा या फिर इररेगुलर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इसका शेप इररेगुलर हो जाया करता है। तो आपको इतना याद रखना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अपीयर इररेगुलर इन शेप। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, these are the largest cells of connective tissue, these are maximum in number and these are irregular in shape due to the presence of several branched cytoplasmic process। अब देखिए बच्चों इन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप ध्यान सुनेंगे। देखिए बच्चों फाइब्रो वर्ड यहां पर रिलेट कर रहा है फाइबर से और ब्लास्ट का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, तो नाम से पता चल रहा है दीज आर फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल। मैंने आपको बताया था बच्चों जो सेल होते हैं वही मैट्रिक्स बनाते हैं और वही फाइबर्स बनाते हैं। तो उन 6 टाइप के सेल में से फाइबर बनाने वाले सेल कौन से होंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो आप इतना याद रखेंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल का मेन फंक्शन, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन फाइबर्स का फॉर्मेशन करना, चाहे वो कोलेजन फाइबर हो, चाहे वो इलास्टिक फाइबर हो, या फिर वो रेटिकुलर फाइबर हो। तो बस इतना याद रखेंगे, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। और देखिए बच्चों आपको यह भी पता होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाला सेल ऑर्गेनल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भारी मात्रा में देखने को मिलता है। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर्स। इसीलिए हम कह सकते हैं देयर साइटोप्लाज्म इज रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो इनका प्राइमरी फंक्शन है बच्चों। फिर याद कीजिए मैंने आपको बताया था सेल्स ही मैट्रिक्स बनाते हैं। वैसे तो फाइबर बनाने का काम तो सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट करते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स बनाने का काम 2-3 टाइप के सेल मिलकर करते हैं बच्चों। जैसे कि जब हम तीसरे नंबर का सेल पढ़ेंगे मास्ट सेल, वहां पर मैं आपको बताऊंगा मास्ट सेल भी थोड़ी बहुत मैट्रिक्स सीक्रेट करता है, लेकिन चूंकि ये सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं, चूंकि इनकी साइज सबसे बड़ी होती है, इसीलिए बच्चों कनेक्टिव टिश्यू की मैक्सिमम मैट्रिक्स का सिक्रेशन कौन करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो बस इतना याद रखेंगे, ये इनका सेकेंडरी फंक्शन है। हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स, मैक्सिमम पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल। इसलिए बच्चों इनको एक और नाम दिया जाता है
चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, यानी कि मैट्रिक्स प्रोड्यूस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन से होंगे? फाइब्रोब्लास्ट सेल। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, लार्जेस्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैक्सिमम इन नंबर, इररेगुलर शेप होता है, कई सारी ब्रांच साइटोप्लाज्म प्रोसेस के अराइज होने की वजह से। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन फाइबर्स का फॉर्मेशन करना। इनका सेकेंडरी फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स का मैक्सिमम पार्ट यही सिक्रेट करते हैं। अब एक और पॉइंट आप ध्यान सुने बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये पॉइंट हमारे बोन्स एंड कार्टिलेज में काम आएगा। इतना सुने बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू के अनडिफरेंशिएटेड सेल्स माने जाते हैं, क्योंकि बच्चों ये फाइब्रोब्लास्ट फर्दर मॉडिफाई होकर, फर्दर डिवाइड होकर 2 अलग अलग टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑस्टियोब्लास्ट एंड द सेकेंड वन इज कॉन्ड्रोब्लास्ट। देखिए बच्चों, दोनों के पीछे सफिक्स है ब्लास्ट यानी प्रोड्यूसिंग। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, जबकि कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। तो आप एक्चुअली में इतना याद रखेंगे बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट के ही मॉडिफिकेशन से बोन प्रोड्यूसिंग सेल यानी ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं के मॉडिफिकेशन से कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इतना याद रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला सेल, सबसे बड़ा सेल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सेल कौन सा बच्चों? दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज मैक्रोफेजेस। वन बाय वन पॉइंट हम डिस्कस करते जाएंगे, आप ध्यान सुने बच्चों। Macrophages are also known as histiocytes. I repeat बच्चों, macrophages are also known as histiocytes. बच्चों, सबसे बड़े सेल और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सेल कौन से थे? फाइब्रोब्लास्ट। उनके बाद दोनों ही पैरामीटर्स पर कौन से सेल आते हैं? दैट इज मैक्रोफेजेस। तो मैं कह सकता हूं दीज आर द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दीज आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बार यहां पर हम मार्क कर लेते हैं बच्चों, दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज एज वेल एज सेकेंड मैक्सिमम इन नंबर। अब चलिए बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट का शेप इररेगुलर हुआ करता है, जबकि बच्चों मैक्रोफेजेस अमीबॉइडल शेप होते हैं। आप डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैक्रोफेजेस बड़े बड़े अमीबा के शेप के सेल्स होते हैं। अब खास बात ये बच्चों, मैक्रोफेजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना बच्चों, मैक्रोफेजेस की पहचान होती है द प्रेजेंस ऑफ किडनी शेप न्यूक्लियस। बच्चों एग्जाम में अगर स्टेटमेंट आ जाए ए किडनी इज प्रेजेंट इनसाइड द मैक्रोफेज, तो आप जल्दबाजी में इसको सही ना मान लें बच्चों। सेल के अंदर किडनी नहीं है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है। आई रिपीट बच्चों, दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द सेकेंड मैक्सिमम इन नंबर, एंड मैक्रोफेजेस की पहचान होती है द प्रेजेंस ऑफ किडनी शेप न्यूक्लियस। अब खास बात सुनिए बच्चों, मैक्रोफेजेस आर ए ग्रेनुलर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब जब आप डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो आप मुझसे कह सकते हैं कि सर देखिए हमें यहां पर कई सारे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, ये ग्रेन्यूल्स नहीं हैं, ये लाइसोसोम है। और आप जानते हैं बच्चों, सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। जिस तरह से न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर ये सेल ऑर्गेनेल होते हैं, उसी तरह से लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल ही होता है। यानी कि बच्चों ये जो यहां पर आपको ये नजर आ रहे हैं डॉट्स की फॉर्म में, ये कोई ग्रेन्यूल नहीं है, जबकि बस एक सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम। तो एक खास बात यह है, मैक्रोफेजेस का साइटोप्लाज्म ए ग्रेनुलर होता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई नंबर ऑफ लाइसोसोम्स इट अपीयर्स ग्रेनुलर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पढ़कर आपको बता रहा हूं, आप ध्यान सुने बच्चों, साइटोप्लाज्म इज ए ग्रेनुलर but it appears granular due to the presence of high number of lysosomes। अब देखिए बच्चों, जब सेल के अंदर भारी मात्रा में लाइसोसोम्स हैं, तो आप जानते हैं लाइसोसोम्स ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी किसी का लाइसिस कर सकते हैं, किसी का ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में मैक्रोफेजेस जो पैथोजेंस होते हैं उनका लाइसिस करते हैं, उनका ब्रेकडाउन करते हैं। यानी कि बच्चों मैक्रोफेजेस आर द phagocytic cells of connective tissue and they destroy pathogens like bacteria and viruses by phagocytosis। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों।
मैक्रोफेजेस की पहचान होती है द प्रेजेंस ऑफ किडनी शेप न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। ये ग्रेनुलर लगते हैं पर असलियत में नहीं होते हैं एंड दीज आर द फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बैक्टीरिया और वायरस का फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। अब खास बात समझे बच्चों, ये सिर्फ बाहर से आने वाले पैथोजेंस का फेगोसाइटोसिस करें ये जरूरी नहीं है। कल को मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू में ही किसी सेल की डेथ हो जाती है या फिर किसी सेल का कोई पार्ट टूट जाता है तो उन डेड स्ट्रक्चर्स को भी कनेक्टिव टिश्यू से हटाने का काम कौन करते हैं? मैक्रोफेजेस। और आपको पता होगा बच्चों, जो डेड चीजों को फीड करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है स्कैवेंजर्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, मैक्रोफेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये डेड और डैमेज्ड सेल्स को भी फेगोसाइटोसिस करते हैं ताकि कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स को क्लीन रखा जा सके, साफ रखा जा सके। एक बार बच्चों जल्दी से रिवाइज करते हैं। बड़े बड़े अमीबॉइडल शेप सेल्स होते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट होते हैं, सेकेंड मैक्सिमम इन नंबर होते हैं। इनकी पहचान है द प्रेजेंस ऑफ किडनी शेप न्यूक्लियस। बहुत सारे लाइसोसोम्स की वजह से ग्रेनुलर लगते हैं पर असलियत में नहीं होते हैं। दीज आर द फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स या फिर इनको हिस्टियोसाइट्स भी कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज मास्ट सेल। देखिए बच्चों, मास्ट सेल को हम मास्टोसाइट भी कह सकते हैं। आप जानते हैं साइट वर्ड का मतलब ही होता है सेल, या तो आप कह दीजिए मास्ट सेल या फिर आप कह सकते हैं मास्टोसाइट। एक चीज आप पहले समझ लें बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उन 6 में से जो बड़े साइज के सेल थे वो निकल चुके हैं, यानी बच्चों या तो हम फाइब्रोब्लास्ट की बात करते हैं या फिर मैक्रोफेज। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो हम अगले 4 टाइप के सेल पढ़ेंगे वो चारों के चारों छोटे साइज के होंगे, यानी दे विल बी ऑफ स्मॉल साइज। तो चलिए बच्चों, मास्ट सेल जो होते हैं ये छोटे होते हैं और अमीबॉइडल शेप होते हैं। बच्चों, मैक्रोफेजेस बड़े बड़े अमीबॉइडल सेल्स होते हैं जबकि मास्ट सेल छोटे छोटे अमीबॉइडल सेल्स होते हैं। मैक्रोफेज की पहचान है द प्रेजेंस ऑफ किडनी शेप न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्ट सेल की पहचान है द प्रेजेंस ऑफ एस शेप्ड न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना बच्चों, मास्ट सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एस शेप्ड न्यूक्लियस। वैसे बच्चों, जब आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि ब्लड में हम एक स्पेशल टाइप के WBC की बात करते हैं, दैट इज बेसोफिल्स। वहां पर भी एस शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो इतना जरूर याद रखेंगे, मास्ट सेल्स हूबहू ब्लड के बेसोफिल्स की तरह होते हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। खास बात ये बच्चों, मैक्रोफेजेस ए ग्रेनुलर होते हैं जबकि मास्ट सेल ग्रेनुलर होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे ग्रेनुल्स जिनको देखने के लिए आपको मिथाइलिन ब्लू जैसी किसी बेसिक डाई से स्टेन करना पड़ेगा। यानी बच्चों, मैक्रोफेजेस ए ग्रेनुलर होते हैं, लगते ग्रेनुलर हैं, पर ये होते भी ग्रेनुलर हैं और लगते भी ग्रेनुलर हैं। चलिए बच्चों, अब हम मास्ट सेल के फंक्शंस की बात करते हैं। ध्यान सुनेंगे, एक फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत मैट्रिक्स बनाने का काम मास्ट सेल भी करते हैं, तो वो यहां पर हमने मेंशन भी किया है बच्चों, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय मास्ट सेल। याद कीजिए बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स का मैक्सिमम पोर्शन बनाते थे फाइब्रोब्लास्ट, तो थोड़ी बहुत मैट्रिक्स बनाने का काम मास्ट सेल भी करते हैं। अब बच्चों, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आप ध्यान से सुनेंगे। मास्ट सेल जब रप्चर होते हैं तो उनके अंदर जो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं वो रप्चर होते हैं और ये ग्रेन्यूल्स रप्चर होकर 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज हिस्टामिन, सेकेंड वन इज सेरोटोनिन एंड द थर्ड वन इज हेपेरिन। तो इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे बच्चों, सेम चीज आप ब्लड में बेसोफिल्स के अंदर भी पढ़ेंगे। यहां पर ध्यान सुन ले बच्चों, मास्ट सेल 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं, दैट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। पहले तो बच्चों, इन तीनों केमिकल्स का नेचर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनेंगे। हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों ही अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि ये अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से डिराइव होते हैं। नाम यहां पर सुन ले बच्चों, हिस्टामिन बनता है
हिस्टिडिन अमीनो एसिड से, जबकि सेरोटोनिन बनता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। बच्चों ये आपके मेन एग्जाम का क्वेश्चन भी है, आप ध्यान सुने बच्चों। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन बोथ आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। हिस्टामिन बनता है हिस्टिडिन अमीनो एसिड से, जबकि सेरोटोनिन बनता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। सेरोटोनिन का एक और केमिकल नेम भी बच्चों, दैट इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे, सेरोटोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। जबकि जो हेपेरिन होता है बच्चों, ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। जिस तरह से हाई एलुरोनिक एसिड एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, हेपेरिन भी एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। आपको बस इतना याद रखना बच्चों, मास सेल छोटे छोटे अमीबॉइडल सेल्स होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एस शेप न्यूक्लियस। थोड़ी बहुत मैट्रिक्स बनाने का काम भी ये करते हैं, और इनका मेन फंक्शन है ये 3 टाइप के केमिकल्स का सिक्रेशन करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। एक बार बच्चों जल्दी से इन तीनों टाइप के केमिकल्स का फंक्शन यहां पर हम रिवाइज करते हैं। आप ध्यान सुनिए बच्चों, पहला केमिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हिस्टामिन। वैसे डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ते हैं इन द टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसमें भी एक सब टॉपिक आता है बच्चों, इन्फ्लेमेशन। आपको पता होगा हिस्टामिन और सेरोटोनिन का एक्शन ब्लड वेसल पर होता है, दोनों एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करते हैं। आप जानते हैं बच्चों, हिस्टामिन एक वैसो डायलेटर होता है, ऑन द अदर हैंड सेरोटोनिन एक वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। और आपने पढ़ा होगा बच्चों इन इन्फ्लेमेशन, हम डिटेल में यहां डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बस इतना याद रखें बच्चों, जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक सब्सटेंस या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर आता है, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक लोकल रेस्पॉन्स को एलिसिट करता है, जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। और इसकी शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हिस्टामिन। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, हिस्टामिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ये एक वेसोडाइलेटर है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने में, इन्फ्लेमेशन को एलिसिट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। चलिए बच्चों सेकेंड केमिकल की बात करते हैं, दैट इज सेरोटोनिन। तो इतना याद रखेंगे बच्चों, एट द साइट ऑफ कट, अगर मान लेते हैं हमारी ब्लड वेसल कहीं इंजर हो जाती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। हमारा मकसद होगा बॉडी से ब्लड लॉस को मिनिमाइज करना। तो क्या होगा बच्चों, जब कहीं भी कहीं पर कट लगता है तो मास्ट सेल सेरोटोनिन का सिक्रेशन करते हैं, एंड सेरोटोनिन कॉजेज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उस अफेक्टेड एरिया से ब्लड का लॉस मिनिमाइज किया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट केमिकल, दैट इज हेपेरिन। बच्चों हेपेरिन एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। आपको पता होगा खून का जम जाना, खून का थक्का बन जाना, वो कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन। और आप जानते हैं बच्चों, ब्लड कोगुलेशन में एक स्टेप आता है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदल जाना, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में कहीं ना कहीं कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी बच्चों अगर ये रिएक्शन हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग की आगे की रिएक्शंस भी कंटिन्यू हो जाएंगी और ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा। लेकिन जो अनइंजर्ड ब्लड वेसल है, जो इंटैक्ट ब्लड वेसल है, ऐसी ब्लड वेसल जो कहीं से भी डैमेज नहीं हुई है, उस वेसल के अंदर ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ताकि एक अनइंजर्ड ब्लड वेसल में ब्लड का कोगुलेशन ना हो। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, अनइंजर्ड ब्लड वेसल में जो हेपेरिन होता है वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, एंड इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। और बच्चों जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग की फर्दर रिएक्शंस कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, और एक इंटैक्ट ब्लड वेसल में ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, हेपेरिन एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट एज इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, किसी भी टिश्यू को अगर आप ट्रू कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हैं तो वहां पर हम 3 चीजों की बात करते हैं, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। मैट्रिक्स और फाइबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हाई एलुरोनिक एसिड नाम के म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना एक चिपचिपा दलदल होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। बार बार बोल रहे हैं, कोशिश करें बच्चों आपको याद हो जाए। उस मैट्रिक्स में हम 3 टाइप के फाइबर्स की बात करते हैं, व्हाइट वाले कोलेजन फाइबर्स, येलो वाले इलास्टिक फाइबर, एंड सिल्वर लविंग सबसे ज्यादा डेलिकेट फाइबर लिम्फॉइड फाइबर्स, हाईली ब्रांच फाइबर्स यानी रेटिकुलर फाइबर्स। और कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फाइब्रोब्लास्ट हम पढ़ चुके हैं,
मैक्रोफेज हम पढ़ चुके हैं, मास्ट सेल हम पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एडिपोज सेल। बच्चों, एडिपोज सेल को एडिपोसाइट भी कहा जा सकता है। फिर से वही वाली बात है, साइट का मतलब ही होता है सेल, या तो आप कह दीजिए एडिपोज सेल या फिर आप कह दीजिए एडिपोसाइट। बच्चों, एडिपो वर्ड का मतलब होता है फैट। जैसे कि हमने देखा, फाइब्रोब्लास्ट का मेन फंक्शन था प्रोटीन फाइबर्स बनाना और मैट्रिक्स का मैक्सिमम पार्ट बनाना। मैक्रोफेजेस का मेन फंक्शन था पैथोजेंस का, बैक्टीरिया एंड वायरसेस का फेगोसाइटोसिस करना। मास्ट सेल का फंक्शन था हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जैसे केमिकल्स को सीक्रेट करना। उसी तरह से बच्चों, एडिपोज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, यानी इनका मेन फंक्शन होता है फैट को स्टोर करना। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। पर मान लीजिए अगर आपने एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट कर लिया तो जितना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कंजम्पशन में काम आना था वो तो काम आ गया, लेकिन जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, हमारी बॉडी उस एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया करती है, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। अब बस इतना याद रखेंगे बच्चों, वो जो फैट है उसे कनेक्टिव टिश्यू के जिस सेल में स्टोर किया जाता है वो सेल कौन से हैं, एडिपोज सेल। तो इतना याद रखेंगे, एडिपोज सेल पहली बात तो ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं एंड दीज आर द फैट स्टोरिंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और देखिए बच्चों, एडिपोज सेल के अंदर फैट को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल या फिर फैट लोक्यूल। आप जानते हैं बच्चों, ग्लोब का मतलब होता है गोल गोल। एक्चुअली में क्या होता है, फैट से बनी गोल गोल फुटबॉल बनाई जाती है और उस फुटबॉल को एडिपोज सेल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। अब देखिए बच्चों, on the basis of number of fat globule, on the basis of number of fat locule, एडिपोज सेल भी दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट। देखिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा एडिपोज सेल है जिसमें फैट का एक सिंगल लोक्यूल देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट ये एक ऐसे एडिपोज सेल हैं जिनके सेंटर में एक यानी सिंगल, बड़ा यानी लार्ज फैट ग्लोब्यूल सिचुएटेड होता है। आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, ये जो हमने येलो कलर से दिखाया ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल यानी फैट लोक्यूल। तो इतना याद रखेंगे, मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल के सेंटर में एक सिंगल बड़ा फैट ग्लोब्यूल सिचुएटेड होता है, यानी कि ए सिंगल लार्ज सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट। अब देखिए बच्चों, अगर सेंटर में एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल आ जाएगा तो जो साइटोप्लाज्म होगा, पहली बात तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और साइटोप्लाज्म और सेल के जितने भी ऑर्गेनेल होंगे वो सारे के सारे पेरीफेरी पर सिचुएटेड हो जाते हैं। यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज फैट ग्लोब्यूल, द साइटोप्लाज्म एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स बिकम्स पेरिफेरल। और एक और खास बात बच्चों, यहां पर इस फैट ग्लोब्यूल के प्रेशर की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी फ्लैट हो जाया करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट। चलिए बच्चों, बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एडिपोज सेल दैट इज मल्टीलोक्यूलर। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा एडिपोज सेल है जिसमें कई सारे फैट लोक्यूल होते हैं। आप डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, सेंटर में हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में कई सारे छोटे छोटे यानी कि कई सारे फैट लोक्यूल साइटोप्लाज्म में अराउंड द न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड सच एडिपोज सेल इज नोन एज मल्टीलोक्यूलर एडिपोज सेल। अब खास बात है बच्चों, यहां पर फैट लोक्यूल का न्यूक्लियस पर प्रेशर नहीं लगेगा, तो यहां पर न्यूक्लियस स्फेरिकल होगा, वो फ्लैट नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है वो ध्यान सुनेंगे। जो मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल है, जो मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल है, वहां पर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम है और जब साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम है तो सभी सेल ऑर्गेनेल भी कम होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा और जब माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा तो यहां पर कम एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आप जानते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इतना याद रखेंगे, मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल में साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम होगी तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कम होगी, तो यहां पर हमें लेस एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जबकि मल्टीलोक्यूलर एडिपोज सेल में
साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जब साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, तो यहां पर ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, मल्टीलोक्यूलर एडिपोस सेल मोनोलोक्यूलर एडिपोस सेल के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एडिपोस सेल, ध्यान सुने बच्चों, ये तो है एडिपोज सेल। क्या है बच्चों? ये एडिपोज सेल। और जब सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। एडिपोज सेल मिलेंगे तो बनेगा एडिपोज टिश्यू। अब चूंकि एडिपोज सेल दो टाइप के हैं तो उनकी ग्रुपिंग से जो एडिपोज टिश्यू बनेंगे यानी जो फैट बनेगा वो भी दो टाइप का होगा। तो देखिए बच्चों, एनिमल की बॉडी में हम दो टाइप के एडिपोज टिश्यू यानी फैट की बात करते हैं। एक होता है व्हाइट फैट और एक होता है ब्राउन फैट। बच्चों जो नाम दिए हैं कलर के बेसिस पर दिए गए हैं। ब्राउन फैट ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट। तो बस इतना याद रखेंगे, एडिपोज सेल जब मिलेंगे तो बनेगा एडिपोज टिश्यू। जब बहुत सारे मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल मिलते हैं तो जो एडिपोज टिश्यू बनता है वो कौन सा है? व्हाइट फैट। जबकि जब बहुत सारे मल्टीलोक्यूलर एडिपोज सेल मिलेंगे तो जो एडिपोज टिश्यू बनेगा वो कौन सा होगा? ब्राउन फैट। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ two different type of adipocytes, two different type of adipose tissues are found in the animal body। एक होगा white fat और एक होगा brown fat। ये पॉइंट आप यहीं पर समझ लें बच्चों। एक बार समराइज कर देता हूं। एडिपोज सेल ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है फैट का स्टोरेज करना। अगर एक फैट लोक्यूल है तो मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट आगे चलकर व्हाइट फैट बनाएगा, और बहुत सारे फैट लोक्यूल हैं तो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट आगे चलकर ब्राउन फैट बनाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चों, सोच कर बताएं, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट में से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्राउन फैट। क्योंकि देखिए ब्राउन फैट में मल्टीलोक्यूलर एडिपोज सेल होंगे और मल्टीलोक्यूलर एडिपोज सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, इसलिए ये व्हाइट फैट के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी यील्ड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एडिपोज सेल। बच्चों हम फाइब्रोब्लास्ट पढ़ चुके हैं, मैक्रोफेज पढ़ चुके हैं, मास्ट सेल पढ़ चुके हैं, एडिपोज सेल पढ़ चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टाइप ऑफ सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में बस इतना याद रखेंगे बच्चों, लिम्फोसाइट भी छोटे छोटे अमीबॉइडल शेप सेल होते हैं, पर खास बात ये बच्चों, लिम्फोसाइट के सेंटर में भी एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। और देखिए जब सेंटर में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा तो साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी पहली बात तो कम हो जाएगी, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म पेरिफेरल हो जाया करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, लिम्फोसाइट आर स्मॉल अमीबॉइडल सेल्स और इनके सेंटर में एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पर सिचुएटेड हो जाया करता है। अब खास बात सुने बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट का मेन फंक्शन फाइबर्स बनाना, साथ ही साथ मैट्रिक्स का मैक्सिमम पार्ट सीक्रेट करना। मैक्रोफेजेस का फंक्शन बैक्टीरिया और वायरस यानी पैथोजेंस का फेगोसाइटोसिस करना। मास्ट सेल का फंक्शन है तीन इंपॉर्टेंट केमिकल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का सिक्रेशन करना। एडिपोज सेल का मेन फंक्शन है फैट का स्टोरेज करना। बच्चों आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग लिम्फोसाइट। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। बच्चों वैसे आपने पढ़ा होगा लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, एक है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। आप पढ़ चुके हैं टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड्स सेलुलर इम्यूनिटी यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑन द अदर हैंड बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बच्चों आपके एनिमल टिश्यू के मॉड्यूल में जो लिम्फोसाइट का फंक्शन लिखा हुआ है वो एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट का फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसी के रेस्पेक्ट में मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है द प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो इनका मेन फंक्शन होता है बच्चों एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, इसीलिए कहा जाता है दीज आर द की सेल्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। Now moving on to the last type of cell, the sixth type of cell of our connective tissue that is plasma cell। बच्चों प्लाज्मा सेल के बारे में एक खास बात जरूर सुने। प्लाज्मा सेल एक्चुअली में लिम्फोसाइट के ही मॉडिफिकेशन से, लिम्फोसाइट के ही डिवीजन से बनते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों बी लिम्फोसाइट के ही मॉडिफिकेशन से आगे चलकर प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन होता है और यही प्लाज्मा सेल एक्चुअली में
एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पर बस इतना याद रखेंगे बच्चों, लिम्फोसाइट डिवाइड्स टू फॉर्म प्लाज्मा सेल। तो बच्चों जो प्लाज्मा सेल होते हैं ये हूबहू लिम्फोसाइट की तरह होते हैं, लिम्फोसाइट के डिवीजन से बनते हैं, हूबहू लिम्फोसाइट की तरह होते हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। इनका भी मेन फंक्शन है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, इसलिए बच्चों इनको क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। बस इतना याद रखेंगे, लिम्फोसाइट के ही डिवीजन से बनते हैं प्लाज्मा सेल, स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज हूबहू लिम्फोसाइट की तरह होते हैं। दैट्स व्हाई प्लाज्मा सेल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज द क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट। पर डिफरेंस समझें बच्चों, प्लाज्मा सेल्स के न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जिस तरह से किसी गाड़ी के पहिए में जो स्पोक्स होती हैं, जैसे बच्चों बाइसिकल में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि बाइसिकल का जो टायर होता है उसमें आपको रेडियल फैशन में स्पोक्स अरेंज्ड मिल जाया करती हैं। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो बिल्कुल गाड़ी के पहिए में जिस तरह से स्पोक्स रेडियली अरेंज होती हैं, बिल्कुल उसकी तरह अरेंज हो जाया करती हैं। इसलिए बच्चों प्लाज्मा सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल गाड़ी के पहिए की तरह नजर आता है, यानी इट अपीयर्स लाइक ए कार्ट व्हील। दैट्स व्हाई प्लाज्मा सेल्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज cartwheel cells. So this is all about all the 6 types of cells of a connective tissue. एक बार बच्चों जल्दी से रिवाइज करते हैं, कोशिश करें यहीं पर आपको याद हो जाए, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी टिश्यू को अगर आप ट्रू कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हैं तो उसमें हम 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। हाई एलुरोनिक एसिड नाम के म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना सेल्स के बीच में जो एक चिपचिपा दलदल होता है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में हम 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर्स के बारे में बात कर सकते हैं, व्हाइट वाले कोलेजन फाइबर्स, येलो वाले इलास्टिक फाइबर्स एंड हाईली ब्रांच्ड डेंस नेटवर्क बनाने वाले अर्जाइरोफिल यानी कि रेटिकुलर फाइबर्स। अब बच्चों उस मैट्रिक्स में हम 6 अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, एडिपोस सेल, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।